नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में फिर से हम समझने का प्रयास करेंगे भारत और चीन के बीच में संबंध क्या है और ये संबंध की शुरुआत कैसे कैसे और किन किन परिप्रेक्ष्य में बदलती गई, क्योंकि इस समय भारत और चीन के बीच में तनातनी वाला माहौल बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और भारत ने चाइना के करीब करीब 59 जो ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस, उसको भी एक तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। और जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख था वो था टिकटॉक। इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारे ऐप हैं, शेयर इट है और तरह तरह के ऐप हैं, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो भारत चीन के बीच में संबंध एक प्रकार से तनातनी वाला माहौल काफ़ी समय से है। आज के भारत चीन संबंध में मुख्य रूप से जो तिब्बत वाला मसला है, यानी तिब्बत एरिया जो है उसका क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। और भारत कैसे उस तिब्बत वाले मसले को लेकर के अपने आप को कैसे उससे जोड़ करके चीन को सबक सिखा सकता था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। तो तिब्बत की जो कहानी शुरू होती है, मुख्य रूप से जो कहानी शुरू होती है वो 1949 से शुरू होती है, 1949 से। उस समय चीन में जो थे एक कह सकते हैं वहाँ के जो प्रीमियर थे, प्रीमियर कह लें या हम प्राइम मिनिस्टर अगर एक मिनट के लिए कह लें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। वहाँ के जो प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर या कहें कि सर्वे सर्वा थे उस समय, थे माओ। माओ थे और उनको प्यार से कभी कभी लोग माओ माओ से तुंग भी कह देते हैं। माओ से तुंग, ये बड़े लालची टाइप के पुरुष थे। वहाँ के लिए तो काफ़ी अच्छे थे, चाइना के लिए काफ़ी अच्छे थे, लेकिन एक प्रकार से ये लालची काइंड ऑफ पर्सन थे। उनका एक सिद्धांत था उन्होंने कहा कि जो तिब्बत है, यानी कि चाइना एक बड़ा सा क्षेत्र है, एरिया है। चाइना में उसका जो दक्षिणी हिस्सा है तिब्बत जो है, जैसा कि चीन कहता है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। तो माओ का जो विचार था ये था कि तिब्बत एक प्रकार से हथेली है, चाइना की हथेली है तिब्बत। यानी चाइना एक बहुत बड़ा देश है, इसकी हथेली है, यानी तिब्बत जो है वो हथेली है। और हथेली में जैसे ये हथेली होती है तो हथेली में ये 5 उंगलियां हैं। इसी प्रकार से तिब्बत हथेली है और इसकी 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 उंगलियां जो हैं वो कहता था कि ये भी उस तिब्बत के पार्ट हैं। तो 5 उंगलियों में जो पहली उंगली है वो है लद्दाख। लद्दाख पहली उंगली है और इस उंगली के ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना लिया है। दूसरी उंगली वो कहता है जो नेपाल वाला हिस्सा है, वो भी माओ के अनुसार तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। और यानी कि तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा हुआ तो वो चीन का ही हिस्सा हुआ। तीसरा कहता है सिक्किम, कि सिक्किम जो है वो भी तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। और सिक्किम में मुख्य रूप से जो विवाद है, दो चीज़ को लेकर के कह सकते हैं। एक है नाकूला दर्रा, नाकूला दर्रा है, और एक है नाथूला दर्रा। तो नाकुला दर्रा, नाथुला दर्रा, ये जो दो दर्रे हैं, इसको लेकर के मुख्य रूप से विवाद हुआ था अभी कुछ समय पहले। चौथी जो उंगली है वो सिक्किम के बगल में है भूटान। भूटान को भी माओ के अनुसार वो चीन का ही हिस्सा है। और 5वीं उंगली है वो है नेफा। नेफा नेफा मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है वो मुख्य रूप से जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, वो भी माओ के अनुसार जो है तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। तो ये जो 5 उंगलियां, हथेली की 5 उंगलियां, वो माओ के अनुसार वो तिब्बत के दक्षिणी हिस्से हैं। और चूँकि वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है इसलिए वो उसी का हिस्सा है, ऐसा चाइना क्लेम करता है। फिर माओ के इस विचार के बाद जो है 24 अक्टूबर 1950 को, यानी 24 अक्टूबर 1950 को एक पीकिंग रेडियो पे उद्घोषणा हुई। पीकिंग रेडियो, पीकिंग जो बीजिंग है, बीजिंग
जो वहाँ की राजधानी है, चीन की राजधानी है, उसका पहले नाम पीकिंग हुआ करता था। तो पीकिंग रेडियो से एक उद्घोषणा हुई कि जो चीन की लिबरेशन आर्मी है, यानी कि लिबरेशन आर्मी ऑफ चीन, वो लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना जो है वो उसका तिब्बत का जो पूर्वी हिस्सा है उसकी ओर धीरे धीरे चढ़ाई कर रही है, ऐसा उन्होंने अपने रेडियो के उद्घोषणा में कह दिया था। तो हालांकि उसी समय भारत को इसमें सतर्क हो जाना चाहिए था कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो कैसे चाइना को रोका जाए, इसके बारे में उसी समय विचार कर लेना चाहिए था। तो जब 1950 में आगे बढ़ी तो 1950 में एक बहुत तगड़ा एक प्रकार से आक्रमण कर दिया पूर्वी लद्दाख, पूर्वी तिब्बत वाले क्षेत्र में चीन ने। और उस समय जो तिब्बत में सैनिक थे, करीब करीब 8,000 सैनिक थे, और चीन की आर्मी जो थी बड़ी थी, वो उस पर आक्रमण कर दिए। और चूँकि तिब्बत जो है एक प्रकार से शांति प्रिय देश है, वहाँ पे बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो ज़्यादा मात्रा में हैं, अधिकांश लोग बुद्धिस्ट ही हैं। और इसी कारण से भारत का जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उसके साथ एक अच्छा संबंध भी है। तिब्बत का क्षेत्रफल भी बड़ा है और वो काफ़ी संसाधन के रूप से महत्वपूर्ण भी है। जैसे देखा जाए तो करीब करीब जब 1951 में जब 1950 में हम आक्रमण हो गया, तो 1951 में एक 16 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ, उस 17 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ। 17 पॉइंट एग्रीमेंट में यही था कि जो तिब्बत वाला हिस्सा है वो एक प्रकार से ऑटोनोमस बॉडी करार कर दिया जाए चाइना का। तो 17 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ, एक प्रकार से उनके ऊपर दबाव डाला गया, तिब्बत वाले के ऊपर दबाव डाला गया कि आप 17 पॉइंट एग्रीमेंट पे साइन कीजिए। और करीब करीब 12,28,000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे एक प्रकार से चीन का कब्जा हो गया, और धीरे धीरे तिब्बत जो है उसके कब्जे में आने लगा। तो उसके बाद से यानी कि 1950 से 1959 तक जो है, 1950 से 1959 तक काफ़ी एक प्रकार से कह सकते हैं कि यातनाएं झेलनी पड़ी, काफ़ी कत्लेआम मचाए। करीब करीब मान चले कि 12 लाख के आसपास वहाँ के लोगों को उन्होंने बुरी तरीके से एक प्रकार से कहें कि उनको मृत्यु के घाट पर उतार दिया। तो चीन का क्या इतिहास रहा है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक जो शांति प्रिय देश है, एक जो बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है, जिसको किसी लड़ाई झगड़े से मतलब ही नहीं है, उसके साथ भी इस प्रकार की घटना कर दी गई। तो जब 1959 तक ऐसा चलता रहा, तो 1959 में जो वहाँ के दलाई लामा थे, 1959 में दलाई लामा जो है वो नेहरू जी से कहे कि हमें भारत में शरण लेनी है। तो भारत ने बड़ी उदारता के साथ दलाई लामा को शरण दे दी। और दलाई लामा जी जब भारत में आए तो करीब अपने साथ 20,000 और अपने जो कह सकते हैं जो फॉलोअर थे उनको साथ में लेकर के आए। तो भारत ने इन 20,000 लोगों को, दलाई लामा को, अपने भारत में जो है शरण दिया, और यहाँ पर मतलब सारी प्रकार की सुविधा दी है। ऐसा कोई वो नहीं था कि उनको अपने संस्कृति से उनको छुटकारा दिला दिया जाए। भारत ने पूरी उदारता के साथ उनकी जो संस्कृति है उनकी रक्षा की। और भारत में ही जो एक प्रकार से कहें जो हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से में एक प्रकार से कह सकते हैं जो धर्मशाला वाला हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है धर्मशाला, वहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि मिनी तिब्बत निवास करती है। मिनी तिब्बत यानी कि छोटा मोटा तिब्बत हमारे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। जब लद्दाख और हिमाचल प्रदेश हिस्से में जाएंगे तो वो देखने को मिल सकता है। वहाँ पे पूरी प्रकार से उनको सुविधा प्रदान की गई है। मिनी तिब्बत यानी कि भारत में जो तिब्बती लोग रहते हैं उनको इतनी छूट दी गई है कि उनका अपना एक कहें कि प्रधानमंत्री है, उनका खुद का पीएम है जो उनके ऊपर शासन करता है, उनके अपने मंत्री हैं, उनका अपना संसद है, उनके अपने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अपने अस्पताल हैं, उनके अपने जो मतलब पूजा स्थल होते हैं, धार्मिक स्थल कह सकते हैं, धर्म स्थल वो हैं। यानी कि पूरी तरीके से छूट प्रदान की गई है कि वो अपनी संस्कृति का किसी प्रकार से उनका हनन ना हो पाए, वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें और भारत में आराम से शरणार्थी के तरीके से जीवन यापन कर सकें।
तो 1959 के बाद जब 20,000 लोगों को भारत ने शरण दी, तो ये दिखाता है कि भारत कैसे एक प्रकार से उदार प्रकृति का देश है। और अभी कुछ समय पहले भारत ने एक कानून पारित किया था जिसका नाम था CAA, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसको लेकर के काफ़ी विवाद था, लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बार बार कहा कि CAA मतलब यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मतलब मात्र इतना है कि जो पाकिस्तान, जो अफ़गानिस्तान, जो बांग्लादेश के जो कह सकते हैं जो हिंदू हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो जैनिज़्म को फॉलो करते हैं, जैन हैं, या जो पारसीज़ हैं, या जो ईसाई हैं, यानी कि हम कह सकते हैं क्रिश्चियन हैं, वो अगर किसी प्रकार से इन देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना इनकी हो रही है, यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में यदि किसी हिंदू, किसी बुद्ध, किसी जैन, किसी पारसी या किसी क्रिश्चियन के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, उनकी धार्मिक रूप से प्रताड़ना की जा रही है, तो उनको भारत में शरण दिया जाएगा। CAA कानून मात्र इतना था। उसमें उन्होंने तर्क दिया था केंद्रीय मंत्री कि इसमें मुसलमानों को इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में एक प्रकार से कहें कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। यहाँ पर किसी मुस्लिम का प्रताड़ना धार्मिक आधार पर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो मुस्लिम बहुल देश हैं। वो आपस में झगड़े लड़ें वो दूसरी बात है, लेकिन धार्मिक आधार पे उनके ऊपर प्रताड़ना नहीं होगा। लेकिन ये जो 5-6 समुदाय जो हैं, इनके ऊपर धार्मिक आधार पर प्रताड़ना की जा रही थी, ऐसी वहाँ से बहुत सारे खबर आ रहे थे। इसलिए भारत सरकार ने CAA कानून लेकर के आया। इससे भारत के नागरिकों को किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं होगी। फिर जब 1959 में यानी कि 1959 में जब दलाई लामा और उनके साथ 20,000 लोगों को भारत में शरण दे दिया गया, तो एक प्रकार से चीन जो है बहुत तेज़ी से फुदका इधर उधर। और इसी का ही जो 1959 में शरण दिया था, कहीं ना कहीं इसका एक प्रकार से ये कारण हो सकता है जिसके पीछे 1962 का जो वार हुआ था, यानी कि भारत चाइना युद्ध जो हुआ था, वो 1959 में भारत ने जो तिब्बती लोगों को शरण दिया था, उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि 1962 का आक्रमण हुआ था, जिससे नेहरू जी को काफ़ी एक प्रकार से क्षति हुई थी। काफ़ी वो मतलब स्तब्ध हो गए थे कि इस प्रकार से कैसे जो चीन है कैसे हमारे ऊपर ऐसा काम कर सकता है। वर्तमान में देखिए तो भारत चूँकि एक उदार देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। यहाँ पे करीब करीब 1.5 लाख तिब्बती आज भी निवास करते हैं। उनको यहाँ पर शरण दी गई है। 1.5 लाख तिब्बती आज भी यहाँ पर निवास करते हैं। उनको किसी प्रकार से धार्मिक प्रताड़ना नहीं की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। उनको पूरी तरीके से उनकी संस्कृति की सुरक्षा करने का वचन दिया गया है। इसमें भारत एक चीज़ कर सकता था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 अक्टूबर 1989 को 1989 को दलाई लामा जो थे उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ में भी जो पीस वाला, शांति वाला पुरस्कार हो, जैसे नोबेल प्राइज़ है तो शांति के लिए दिया जाता है, पीस के लिए दिया जाता है, या कोई अगर डॉक्टरी क्षेत्र में कुछ अगर सही काम करता है मेडिकल एरिया में तो उसको दिया जाता है। कोई साहित्य में अगर सही काम करता है लिटरेचर में तो उसको दिया जाता है। या और भी कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे फिज़िक्स में अगर कोई अच्छा काम करता है, या कोई साइंस जो होता है फिज़िक्स केमिस्ट्री में अगर कोई अच्छा काम करता है, तो इन आधार पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो पीस के आधार पे 5 अक्टूबर 1989 को वहाँ के जो दलाई लामा थे उनको पुरस्कार दिया गया था। तो भारत भी अगर चाहे तो वहाँ के दलाई लामा को सम्मान देने के लिए और चीन को सबक सिखाने के लिए जो भारत रत्न है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि भारत रत्न भारतीय लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, साथ में अगर वो चाहें तो तिब्बती लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से वो प्रतीकात्मक रूप से उसका सहयोग कर सकता है। इसमें एक बार दिखाना चाहेंगे जो मैप है, मैप कैसा है। जैसे मोटी मोटा ये मैप पहले से बना कर रखा हूँ। पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो है LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये पूरा अक्साई चीन वाला क्षेत्र है। ये POK है, POK वाला जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है। ये नेपाल है जिसको कहता है कि ये हमारे तिब्बत का जो है दक्षिणी हिस्सा है। ये लद्दाख वाले हिस्से को भी वो कहता है कि ये लद्दाख वाला हिस्सा जो है वो माओ सेतुंग के अनुसार उसकी तिब्बत की एक अंगुली है, जैसे ये तिब्बत है।
ये एरिया जो है ये तिब्बत है बड़ा सा, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक, ये अरुणाचल प्रदेश है, AP लिख देते हैं अभी। ये भूटान है, BHU लिख देते हैं। ये सिक्किम है, ये नेपाल है, ये लद्दाख है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 उंगलियां जो हैं वो तिब्बत की हथेली की 5 उंगलियां हैं, ऐसा ये बड़ा सा चीन कहता है। चीन अगर सिर्फ भारत को ही परेशान कर रहा है ऐसी बात नहीं है। ये जो इसके ऊपर एक देश दिखाई दे रहा है मंगोलिया, मंगोलिया का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा जो है यहाँ पर भी भारत और मंगोलिया और चीन को लेकर के विवाद हैं। और जैसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, भूटान में है, जो डोकलाम वाला हिस्सा यहाँ पर है, नाथुला दर्रा के पास भी विवाद है। यहाँ पर जो पैंगोंग सो झील है यहाँ पर लेकर के विवाद है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दक्षिण मंगोलिया पे विवाद है, या यहाँ पे जो शिनजियांग वाला क्षेत्र है, शिनजियांग वाला क्षेत्र जो है वो भी एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विवाद है यहाँ पे। और इस तरफ पूरे समुद्र है, यहाँ पर बड़ा सा एक सागर है जिसको बोलते हैं दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो दक्षिण चीन सागर में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में देखा जाए तो एक छोटा सा देश है ताइवान, एक देश है हांगकांग, हांगकांग एक देश है, एक देश है फिलीपींस, कुछ ऐसे अन्य देश हैं जैसे जापान भी है। तो जापान के साथ भी चाइना का जो है एक द्वीप को लेकर के विवाद है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पर भी है। और एशिया में जो मुख्य भूमि है वहाँ पर भी है, भारत के साथ भी विवाद है। तो चारों तरफ वो जो है अपनी एक विस्तारवादी जो नीति है उसकी फैलने की, या विस्तारवादी नीति कह सकते हैं, जो साम्राज्यवादी नीति है उसके तहत वो चाहता है कि चारों तरफ वो कब्जा करें। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो भारत की सरकार है वो ठीक प्रकार से निर्णय नहीं कर पा रही हैं, या वो पीछे हट रही है, या सही प्रकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, और वो केंद्र की सरकार को एक प्रकार से आलोचना की दृष्टि से देख रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उस पर टीका टिप्पणी करना ठीक है, आलोचना किया जा सकता है सरकार का, लेकिन ये समझना चाहिए कि जब भारत और चीन एक प्रकार से सही चल रहा था उनका संबंध, तो बीच में जब चीन नाक में उंगली करने पे जब तुला ही हुआ है तो भारत उसमें क्या कर सकता है। तो समय की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको भारत की एकता, अखंडता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी भी देश को एक प्रकार से मतलब क्षति हो, या एक प्रकार से कहें कि उसके विचारों को या उसकी जो विचारधारा है देश प्रेम को लेकर के, उसको किसी प्रकार का आहत ना हो पाए। तो जब भी किसी सरकार की आलोचना कोई भी करे तो समय की संवेदनशीलता, स्थिति की संवेदनशीलता को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। केवल वो किसी सरकार के विपक्षी के रूप में अगर आलोचना कर रहा है तो एक तो होता है जैसे विपक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है। तो विपक्ष मतलब कि ये कि अगर आप कुछ भी करें तो हम आपका विपक्ष करेंगे ही, आपका मतलब विरोध करेंगे ही। प्रतिपक्ष मतलब ये होता है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो हम आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आप सही काम करेंगे तो आपकी हम प्रशंसा भी करेंगे, आपका सहयोग भी करेंगे। तो भारत की प्रत्येक जनता और भारत की मीडिया, भारत के जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनको प्रतिपक्ष वाली नीति पर काम करना चाहिए। वो हर समय किसी भी समय नाक में उंगली ना करें तो ही अच्छा होगा। जैसे जिस समय चीन जो है भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा है उस समय चीन की बोली बोलना, या जो पंचशील समझौता है उसका सही, उसको एक प्रकार से सही ठहराना, या भारत की बेमतलब का आलोचना करना, वो सब ठीक बात नहीं है। यानी कि विपक्ष वाली भूमिका जो है वो गलत है। अगर हम प्रतिपक्ष हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक अच्छे लोकतंत्र के निर्माण के लिए प्रतिपक्ष ज़्यादा अच्छा है। प्रतिपक्ष मतलब ये कि जब सरकार कोई गलती करे तो आवश्यक रूप से उसकी आलोचना की जाए, लेकिन जब अच्छा काम करे तो उसका प्रशंसा और साथ में उसका सहयोग भी किया जाए, जिससे देश का कल्याण हो सके। हर समय नाक में उंगली करना ठीक नहीं होता है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से यही बातें करनी थी। तिब्बत के बारे में कुछ बातें थी। भारत सरकार तिब्बत के साथ अच्छे रिश्ते बना करके चीन को एक प्रकार से सबक सिखा सकती हैं। इस समय देश के हालात, दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए सभी नागरिक को, सभी सरकार को इस स्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए
भारत सरकार बैठकें भी कर रहे हैं, करीब 18-20 राउंड के बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन देखिए स्थितियाँ क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से यही इतनी बातें करनी थी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने जो विचार हैं, जो सुझाव हैं, उसको कृपया करके साझा कीजिए कि भारत इस समय क्या कर सकता है। जैसे कि 59 ऐप्स को बैन किया है, इस प्रकार से और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि चाइना को सबक सिखाया जा सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।